जय हिंद दोस्तों। नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन के क्रिटिकल एप्रिसिएशन करना है हमको। पोयम हमने देख ही ली थी लास्ट क्लास में। तो निजिम एजिकल के द्वारा लिखी गई ये एक पोयम है, नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। और ये पब्लिश हुई है एक कलेक्शन में जिसका नाम है क्या, द एग्जैक्ट नेम। द एग्जैक्ट नेम, इस कलेक्शन में ये पोयम पब्लिश हुई है। और ये जो निजिम एजिकल हैं, इसका टाइम पीरियड क्या रहा है, 1924 से लेकर के 2004 तक ये इनका टाइम पीरियड रहा है। और बाय बर्थ ये कौन है, एक ज्यू हैं, यहूदी हैं, इंडियन ज्यूइश हैं। और साथ ही साथ इनको क्या कहा जाता है, इंडो एंग्लियन पोइट। इंडो एंग्लियन पोइट भी हैं ये। इनकी एक बहुत ही फेमस लिटरेरी मैगजीन थी जिसका नाम था क्वेस्ट। ठीक है, क्या नाम था, क्वेस्ट। और ये क्वेस्ट जो है ये 1947 में आई थी। और ये चीज, ये वाला फैक्ट एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन का पार्ट बनता है। अब जो ये राइटर हैं, इन्होंने लव, लोनलीनेस, आइडेंटिटी एंड कम्प्लेक्सिटीज ऑफ अर्बन लाइफ, इस बारे में काफी कुछ लिखा है। अब इनका एक वर्क था, लेटर डे सेल्म्स, PSALMS। सेल्म्स का मतलब क्या होता है, छंद। ये आया था 1982 में। इस वर्क के लिए इनको दो अवार्ड मिले हैं। ठीक है, इस वर्क के लिए इनको दो अवार्ड मिले हैं। पहला तो अवार्ड है साहित्य एकेडमी कल्चरल अवार्ड। ठीक है, और ये साहित्य अकेडमी कल्चर अवार्ड मिला है इनको 1983 में, एक साल बाद इस पोयम के पब्लिश होने के। दूसरा, इनको इसी वर्क के लिए क्या मिला है, पद्मश्री मिला है। और पद्मश्री कब मिला है, 1988 में। अब जो एजिकल है ना, उनको क्या कहा जाता है इंडियन इंग्लिश पोइट्री में, उनको कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन इंग्लिश पोइट्री। ठीक है, फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन इंग्लिश पोइट्री निजिम एजिकल को कहा जाता है। और काफी फेमस ये राइटर हैं, काफी फेमस ये पोइट हैं। ठीक है, तो ये एजिकल के बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हो गया है। पोयम के बारे में अब हम देखते हैं कि ये जो पोयम है, ये किस टाइप की पोयम है, क्या इसका फॉर्म है। तो ये पोयम एक फ्री वर्स पोयम है। इसमें कोई राइम स्कीम नहीं है, कोई लिरिक्स नहीं है। ये एक फ्री वर्स पोयम है। इसको मतलब एक कहानी की तरह लिखा गया है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई कोई राइम स्कीम हो, कोई मीटर हो इसके अंदर। वैसे इंडियन राइटर्स के अधिकतर जो पोयम्स हैं उनके अंदर कोई मीटर या राइम तो खैर मिल जाएगी, पर मीटर वगैरह का उपयोग आपको काफी कम दिखाई देगा। ठीक है, तो ये कैसी पोयम है, फ्री वर्स पोयम है जिसके अंदर कोई राइम स्कीम नहीं है, नो राइम स्कीम और नो मीटर। ठीक है, अब बात आती है इस पोयम की थीम की। तो इस पोयम की जो थीम है वो स्टार्टिंग से ही, वैसे इसमें तीन थीम है मेन। तो मुख्य थीम क्या है इसकी, मुख्य थीम तो है इसकी मदर्स लव। मदर्स लव फॉर चिल्ड्रन। क्योंकि जो लास्ट लाइन है ना, जिसमें मदर कहती है कि भगवान का शुक्रिया कि भाई उन्होंने मुझे काटा, मेरे बच्चों को नहीं काटा। थैंक गॉड द स्कॉर्पियन पिक्ड ऑन मी एंड स्पेयर्ड माय चिल्ड्रन। अब ये जो लाइन है ना, ये पोयम की थीम को एकदम से बदल के रख देती है। कि ये पोयम का मेन मोटिव क्या है, कि माँ अपने बच्चों से कितना प्रेम कर सकती है कि वो उनके कष्ट खुद लेने को तैयार हो जाती है। यहाँ पर ये थीम है, लेकिन इससे पहले इसमें कौन कौन सी थीम है, तो इससे पहले इसमें दो थीम और आती हैं। पहली तो ये कि सुपरस्टिशियंस। क्योंकि हमने ये चीज पढ़ी थी कि जो माँ है, उसको जब बिच्छू ने काट लिया था तो गांव वाले उसके आसपास बैठ गए। वो किसी इलाज को ढूंढने की कोशिश नहीं करते हैं, वो क्या करते हैं, क्या सोचते हैं कि भाई पुराने जन्म के पाप हैं वो इस जन्म में कट जाएंगे, और अगले जन्म के जो दुख हैं हो सकता है वो भी इस जन्म में कम हो जाएं इस बिच्छू के काटने से। तो वो काफी अंधविश्वासी लोग हैं। वो ये भी मानते हैं कि भाई जब तक बिच्छू चलेगा तब तक जहर फैलता है,
फैलता जाएगा माँ की बॉडी में। अब ये भी एक अंधविश्वास है भाई, बिच्छू के काटने के बाद उसके चलने से जहर के फैलने का क्या लेना देना। तो इस तरह के सुपरस्टिशियस लोग हैं ये गांव के बहुत ज्यादा। और इसके बाद एक चीज और है जो इसकी थीम है, वो है ह्यूमंस हेल्पलेसनेस। जो इंसान है उसकी हेल्पलेसनेस, मतलब बेबसी, कितनी ज्यादा बेबसी है। जो जैसे मदर का जो पति है, राइटर का जो फादर है, वो कितना बेबस है। उसको कोई प्रॉपर इलाज नहीं पता है। वो झाड़ फूंक भी करवा रहा है, वो उसके ऊपर मिट्टी का तेल डालकर भी उसको जला रहा है, उसका इलाज कर रहा है। वो मिक्सचर का भी प्रयोग कर रहा है, पाउडर का भी प्रयोग कर रहा है, जो वो कर सकता है वो सब चीज कर रहा है। उसने पंडित को भी बुलाया है, वो पंडित क्या कर रहा है, इनकेंटेशन, तंत्र मंत्र पढ़ रहा है, जो भी है क्रीम श्रीम चामुंडा है विच्चे नमः, जो भी है वो पढ़ रहा है। तो अल्टीमेटली एक ह्यूमन की बेबसी दिखाई गई है इस पोयम के अंदर। ठीक है, तो इसकी अपन ने थीम देख ली, इसका अपन ने क्या देख लिया, फॉर्म भी देख लिया कि फ्री वर्स है, कोई राइम स्कीम नहीं है। अब इस पोयम के अंदर एक सवाल सीधा सा आता है कि इस पोयम का नैरेटिव क्या है, मतलब कौन से पर्सन में लिखी गई है। तो ये जो पोयम है ना, ये फर्स्ट पर्सन नैरेटिव में लिखी गई है। कि जो पहला वर्ड है कहाँ से शुरू होता है, जहाँ पोयम कहाँ से स्टार्ट होती है, ये पोयम स्टार्ट होती है आई रिमेम्बर द नाइट माई मदर। तो मतलब मुझे रिमेम्बर है, मुझे याद है ये चीज। ठीक है, तो ये फर्स्ट पर्सन नैरेटिव से स्टार्ट होती है। पोइम जो पोयम में पोइट जो है वो खुद कह रहा है चीजों को डायरेक्टली, लोगों को इंडिकेट करते हुए। ओके, इसके बाद में इस पोयम में जो सिंबल्स हैं, क्या है, सिंबलिज्म का इस्तेमाल है। अब सिंबल्स क्या है, एक तो सिंबल है स्कॉर्पियन। अब यूं तो मेन जो सिंबल है वो एक ही है, स्कॉर्पियन ही है। बाकी बरसात वगैरह छोटे मोटे सिंबल ये मायने नहीं रखते हैं। अब स्कॉर्पियन ही मेन सिंबल है इसमें। अब ये स्कॉर्पियन किस चीज का सिंबल है, ये एक तो है पेन का, कि भाई दर्द कितना जबरदस्त पहुंचाया है इसने माँ को। दूसरा है ईविल का, मतलब बुराई का। इस स्कॉर्पियन ने बिना किसी बात के माँ को काट लिया, तो ये बुराई का प्रतीक है उन लोगों के लिए। और एक है ये फेट का, मतलब भाग्य का, क्योंकि माँ को काटा है इसने। अब भाग्य ने क्या तय किया है इस माँ के लिए, चाहे इसके पुराने जन्म के पाप हों, चाहे भविष्य के कम हो जाएं, पर है तो ये भाग्य का ही। तो ये स्कॉर्पियन ही तीनों चीजों को रिप्रेजेंट कर रहा है, पेन को भी, इविल को भी, और फेट को भी। यहाँ पर इसमें सिंबोलिज्म का इस्तेमाल किया गया है। एक इस पोयम के अंदर कंट्रास्ट का भी बहुत अच्छा खासा यूज है, मतलब अपोजिंग चीजों का। अपोजिंग चीजों का कैसे यूज है, एक तो फेथ का, और फेथ के अपोजिट क्या है, लॉजिक का। लोग क्या मान रहे हैं भाई कि दर्द भोग रही है तो पुराने जन्म का होगा या इस जन्म का होगा, या फिर बिच्छू को ढूंढ रहे हैं तो बिच्छू को मार देंगे तो दर्द खत्म हो जाएगा, जहर का असर कम हो जाएगा। ऐसा लोगों का फेथ है। लेकिन लॉजिक क्या है कि भाई दवाई देनी होगी, उसके जहर के असर को कम करने के लिए कुछ इलाज करना होगा, ये लॉजिक है। दूसरी चीज इमोशन प्लस रीजन। इमोशन के सामने क्या है, रीजन। कि भाई इमोशनली वो किस चीज के लिए देख रहे हैं, कि भाई दर्द हो रहा है, माँ को तड़प रही है, लेकिन वो इमोशंस उत्पन्न कैसे हुए हैं, रीजन क्या है उसका, उस बिच्छू के काटे जाने से। तो दोनों बड़ी कंट्रास्टिंग चीज हैं कि भाई जो मेन पीड़ा का कारण है वो क्या है, बिच्छू का काटना। लेकिन उनके लिए क्या है कि वो इमोशंस, वो उनकी पुरानी अवधारणाएं जो उन इमोशंस को पैदा कर रही हैं, कि भाई पुराने जमाने के या फिर पुराने जन्म के, अगले जन्म के जो दुख दर्द है उनका। और एक तीसरा है ट्रेडिशन, उसके अपोजिंग में क्या है, मॉडर्न व्यूज। अब ट्रेडिशन क्या है, ट्रेडिशन के हिसाब से लोग मानते हैं कि भाई बिच्छू को मार देंगे तो दर्द खत्म हो जाएगा। जबकि मॉडर्न व्यूज क्या कहते हैं कि दवाई देनी पड़ेगी, इलाज करना पड़ेगा, डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, जो भी करना पड़ेगा, लेकिन कुछ प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। ये एक थोड़ा सा इसका कंट्रास्ट एस्पेक्ट है इस पोएम का। ठीक है, तो यहाँ पर ये मेन मेन पोएम के जो है पॉइंट्स वो कवर हो जाते हैं। इसके बाद बचते हैं इसके इंपॉर्टेंट चीज जो है वो फिगर ऑफ स्पीच। ठीक है, वही वाली बात कि अपन जो एलिट्रेशन है उन सब चीजों को बहुत ज्यादा, एजोनेंस है, ये सब चीजें, कजोरा है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, और वैसे भी आपको आराम से पहचान में आ सकते हैं। जैसे पार्टिंग में है पॉइजन, पी और पी का हो रहा है,
यहाँ पे डायबोलिक डी और डार्क का हो रहा है, यहाँ पे रिस्क और रेन का हो रहा है। तो इस तरीके से ये सब चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक है। इसके बाद जैसे यहाँ पर ये लाइक का इस्तेमाल हुआ है, पीजेंट्स केम लाइक स्वार्म्स ऑफ फ्लाइज। अब पीजेंट कौन है? किसान। किसानों को कंपेयर किससे किया गया है? मक्खियों के झुंड से। तो यहाँ पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हो गया? सिमरी हो गया। इसके बाद में वो कह रहा है कि बज्ड द नेम ऑफ गॉड 100 टाइम्स टू पैरालाइज द इविल वन। अब यहाँ पर एक तो बज, अब बज क्या है? बज एक जीव की आवाज है। अब बज कौन सा जीव करता है? ऑब्वियस सी बात है, पर्टिकुलर जीव ही बज करता है, क्योंकि यहाँ पे ये लिखा हुआ है ना, स्वॉर्म्स ऑफ फ्लाइज। अब फ्लाइज हैं, फ्लाइज नहीं भी होता तो भी हमको पता है कि जो बज मतलब भिनभिनाना, कौन करता है भिनभिनाने की आवाज? मक्खियां करती हैं। तो इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? ओनामोटोपोइया। ओनामोटोपोइया कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच जिसमें किसी पर्टिकुलर वॉइस से उसके पीछे के रीजन का पता लगाया जा सके, मतलब वो वॉइस किसकी है, उस वॉइस के नाम से उस वॉइस को निकालने वाले का पता लगाया जा सके। जैसे अगर हमसे कोई कहेगा रोर, तो ऑब्वियस सी बात है कौन दहाड़ता है भाई? शेर दहाड़ता है। कोई हमसे कहेगा बार्क, तो ऐसा थोड़ी है कि हम ऐसा देखेंगे कि बाघ कौन करता है, घोड़ा करता है, नहीं। बाघ से हमको पता चल जाएगा कि कुत्ता ही भौंकता है। ठीक है। इसी तरीके से मियाऊ, ये एक बिल्ली की आवाज है। तो मतलब हमको साउंड से, साउंड के नेम से ये चीज पता चल जाए कि वो किसकी है। वहां पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होता है? ओनामोटोपोइया। अब वही दूसरी चीज कि इन लोगों को, इन स्वार्म्स ऑफ फ्लाइज को, ये कह रहे हैं कि जो पीजेंट हैं वो स्वार्म्स ऑफ फ्लाइज के रूप में आए हैं, और ये स्वार्म्स ऑफ फ्लाइज क्या कर रही हैं? भगवान का नाम उच्चारण कर रही हैं। अब हमको पता है इस चीज का कि उच्चारण कौन कर रहा है? भगवान का पीजेंट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर स्वार्म्स ऑफ फ्लाइज के रूप में इनका इस्तेमाल किया गया है कि भाई इनके द्वारा भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, भगवान के नाम का उच्चारण किया जा रहा है। तो एक तरीके से ये जो लोग हैं, जो पर्सन्स हैं, उनका एक गुण इनमें दे दिया है फ्राइज में, कि फ्राइज भी भगवान के नाम का उच्चारण कर सकती हैं। इसमें एक इंसान के जैसा गुण दे दिया है, तो इसको क्या कर दिया है? पर्सोनिफाई कर दिया है। इसलिए इसमें क्या भी है? पर्सोनिफिकेशन भी है, क्योंकि बज करके भगवान का नाम ले रही है ना वो, उनके बजिंग में। अब बजिंग से पता थोड़ी पड़ता है कि वो भगवान का नाम ले रहे हैं, लेकिन फिर भी दिखाया गया है, एक ह्यूमन क्वालिटी इसको प्रदान की गई है बज को, इसलिए इसमें क्या है? पर्सोनिफिकेशन है। इसके बाद, विद एवरी मूवमेंट दैट द स्कॉर्पियन मेड। अब हर एक मूवमेंट के साथ में जो स्कॉर्पियन कर रहा था, मेड हिज पॉइजन मूड इन मदर्स ब्लड, कि जो माँ का पॉइजन, जो पॉइजन है माँ के शरीर के अंदर, वो फैलता जा रहा है। अब क्या ये पॉसिबल है क्या कि भाई बिच्छू चलता रहेगा और माँ के शरीर में पॉइजन फैलता रहेगा? नहीं है ना। तो ये अतिशयोक्ति है। माँ का पॉइजन, बिच्छू का चलना किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? बिच्छू का चलना रिप्रेजेंट कर रहा है बीतते हुए समय को। ठीक है। जो टाइम है, रनिंग टाइम है, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे माँ की पीड़ा बढ़ती जा रही है। तो लेकिन क्या एक एक मूवमेंट के साथ में बिच्छू ने एक एक थोड़ा सा हल्का हिला तो माँ के शरीर में रक्त फैल गया? ऐसा पॉसिबल है क्या? ये इस बात की अतिशयोक्ति को दर्शाता है कि भाई बिच्छू के कितने कितने से कदम होते हैं, बिच्छू के नन्हे नन्हे से। वो ज्यादा 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर एक बार में चलता होगा। भाई भागता तेज है, ठीक है, माना, लेकिन एक बार में तो 1-2 सेंटीमीटर चलता होगा ना। तो उसको, बिच्छू के चलने के साथ में माँ के शरीर में पॉइजन फैलने के बारे में कहा गया, उसकी कंपैरिजन की गई है। मतलब कंपैरिजन तो नहीं कहेंगे, अतिशयोक्ति की गई है इसकी। ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर क्या है? हाइपरबली है कि भाई बिच्छू के एक कदम चलने से ही माँ के शरीर में जहर फैलेगा क्या? यार ये तो बड़ी फालतू की बात है, कितना अतिशयोक्ति कर रहा है। बहुत ही ज्यादा क्या है यहाँ पर, एक एग्जेजरेटेड बिलीफ है कि भाई बिच्छू के चलने से माँ के शरीर में रक्त फैल रहा है, इसलिए यहाँ पर इस एग्जेजरेटेड बिलीफ की वजह से यहाँ पर हाइपरबली है। ठीक है। अब इसके बाद में, अब ये कॉमन सा स्टेंजा है। ठीक है। अब ये जैसे मोर, 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 यहाँ पर रिपीटिशन हो रहा है। ठीक है। तो ये बड़ी बेसिक सी चीजें हैं, ये आपको अंदाजा भी लगाया जा सकता है। से सेड या सेट का वही, पॉइजन, प्योरीफाई। ठीक है।
तो ये वाली चीज है, ये बड़ी बेसिक सी चीज है, एलिट्रेशन रिपीटेशन, ये आप पहचान सकते हैं। और इसके बाद में एक चीज और, जहां पर जैसे ये फ्रेम और फीडिंग, यहाँ पे कौन सा हो गया, फिर से एलिट्रेशन हो गया। और जो फीडिंग है, इस फीडिंग को अगर अंडरलाइन करके आपको दे दे कि भाई इसके अंदर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, तो इसमें फिगर ऑफ स्पीच है मेटाफर। कैसे है मेटाफर? इसमें मेटाफर इस तरीके से है कि ये फीडिंग किसके लिए इस्तेमाल किया गया है। वो जो पिता ने बिच्छू के द्वारा काटी हुई उंगली है माँ की, उसमें एक केरासिन पैराफिन पटक के आग लगाई है, ठीक है, मैच लगा दी है। अब वो आग क्या कर रही है, वो आग माँ को खा रही है, माँ की उंगली को खा रही है, फीडिंग कर रही है। अब क्या ऐसा होता है क्या कि आग खा रही है माँ की उंगली को? नहीं होता है ना ऐसा। तो वो आग क्या कर रही है, आग उस उंगली को जला रही है। तो खाना थोड़ी है, उस जलाने को खाना कहा गया है, यहाँ पे फीडिंग कहा गया है। जलाने की तुलना नहीं की गई है खाने से, सीधा ही खाना कह दिया गया है उसको। इसलिए उसको यहाँ पे क्या है, मेटाफर कहा गया है, मेटाफर का यहाँ पर यूज किया गया है। एक तरीके से इम्प्लीमेंट कर दिया गया है जो बर्निंग का जो गुण है, जलने का जो गुण है, उसको फीडिंग के माध्यम से। ठीक है, तो बस इतने ही इसमें फिगर ऑफ स्पीच इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे आपकी इस पोयम का क्रिटिकल एप्रिसिएशन होता है समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।